Good morning class. Here is the 8th video of the chapter Improvement in Food Researches. आज हम लोग ये 8 वीडियो है हम लोग का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसर्चेस का, जो कि लास्ट हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे केयर ऑफ कैटल, यानी कि जो काऊ बफेलोज होते हैं उनका हम केयरिंग कैसे करते हैं, जो अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं उनकी केयरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके क्लीननेस का पूरा ध्यान रखते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ देयर क्लीननेस। वी प्रोवाइड रूट शेल्टर विद गुड वेंटिलेशन फ्रॉम प्रॉपर एरेशन एंड ड्रेन हीट एंड वी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन हीट एंड कोल्ड। हम लोग उनका क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको प्रॉपर रूफ शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, छज्जे जो वगैरह होते हैं जिनसे वो उसके अंदर रह के रेन से, हीट से, कोल्ड से बच पाते हैं। उनके स्किन की हम लोग रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, ठीक है, जिससे उनके ऊपर कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह और कोई भी डिजीज़ वगैरह जल्दी ना लग पाए। और उनके जहाँ पे भी उनको हम रखा जाता है वहाँ पे स्लोपिंग फ्लोर बनाया जाता है, एक ढलान टाइप का बनाया जाता है कि जिससे पानी वहाँ पे इकट्ठा ना हो पाए, वाटर लॉगिंग ना हो पाए, क्योंकि जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे डिजीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये हमारे जो कैटल होते हैं, जैसा कि आप नोट्स में देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या खाते हैं। तो वो बेसिकली जो होते हैं, ये जो कैटल होते हैं, रफेज जो होते हैं, जो हमारे फूड में जो रफेज कंटेंट होते हैं वो बेसिकली ये खाते हैं। वो फाइबर के कंटेंट होते हैं। रफेज यानी जो घास फूस वाले जो चीज़ होती हैं वो ये इंटेक करते हैं। और इसके अलावा कुछ कंसनट्रेटेड प्रोटीन्स की भी डाइट इनको दी जाती है, और जिसमें कुछ इनको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल सके, जिससे कि ये और ज़्यादा दूध दे पाएँ, ठीक है। और इसके अलावा अब डिजीज़ की बात करते हैं। डिजीज़ इनको बहुत तरीके की डिजीज़ लगती है, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी लगती है, जिससे इनका मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, और पैरासाइट्स वगैरह से ये डिजीज़ लगती है। तो ये पैरासाइट ये इनके बॉडी के इनसाइड भी रहते हैं और आउटसाइड भी रहते हैं, ठीक है। तो इन पैरासाइट से इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैरासाइट वो चीज़ होती है जो होस्ट सेल बना के किसी भी एनिमल के बॉडी के इनसाइड में रहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल पैरासाइट में जैसे वॉर्म्स हो गए, जो कि इनके स्टमक में, इंटेस्टाइन में होते हैं, और फ्लूक्स होते हैं जो लीवर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हमको इनको अलग अलग डिजीज़ से भी बचाना पड़ता है, जिससे कि हमको मिल्क वगैरह जो है अच्छा ऑप्टिमम यील्ड पे मिल्क वगैरह हमको मिल पाए, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो ये डिजीज़ेज़ जो होती हैं, इससे हम टाइम पे हम वेटनरी डॉक्टर से हम अपने जो भी एनिमल्स होते हैं उनको हम चेक कराते हैं कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है। ये देखा नोट्स में देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग वो टेक्निक है जिससे हम लोग हैन से एग और मीट कंटेन करते हैं, एग और मीट गेट करते हैं, और ये हमको प्रोटीन और डाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बेसिकली जो हैन से हमको मिलता है वो दो फॉर्म में मीट मिलता है, एक ब्रॉयलर्स होता है, एक लेयर्स होता है। टेक्निक, एक ब्रॉयलर्स होता है, एक लेयर्स। ब्रॉयलर्स क्या होता है, जो चूजे होते हैं 6 से 8 हफ्ते के जो चूजे होते हैं बर्थ के बाद, उनको मीट के लिए यूज़ किया जाता है, उनको हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं। और लेयर्स क्या होता है, लेयर्स बर्ड्स को जो होता है, जो हैंस वगैरह हो गई, उनको उनके एग को, ठीक है, 20 वीक्स तक मैच्योर्ड करा जाता है, जिससे कि हम उनसे एग गेट कर सकें। उनको हम लोग लेयर्स बोल सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रीड। जो मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स और लेयर्स होते हैं वो क्रॉस ब्रीड के होते हैं। और ये फॉलोइंग टेक्निक्स है जिससे कि हम उनका प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो चिक्स का, जो मोर बेटर क्वालिटी के चिक्स जितना यूज़ करेंगे तो उतना हमको मार्केट में उतना ज़्यादा हमको उसका अमाउंट गेट होगा। इसमें हमको लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा इनको रहन सहन में हमारा खर्च नहीं होता है। और टू प्रोड्यूस डॉर बॉयलर्स मीट गिविंग बर्ड्स, फीडिंग कॉस्ट इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्म। अब डॉर बॉयलर्स में जो होता है हमको बहुत ज़्यादा इनके खाने के ऊपर खर्च नहीं होता है। करीब करीब हमारा 30% जो होता है डॉर बॉयलर्स में वो रिड्यूस हो जाता है। और ये
इन जैसे मान लो अगर वो ब्रॉयलर्स को हम मीट के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 30% रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब अगर इनको हैचिंग ऑफ द एग में यूज़ करेंगे, यानी कि एग के लिए अगर इनको यूज़ करेंगे बड़े होने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हीट लेंगे, उसमें अलग तरह का कॉस्ट जनरेट होगा और अलग वो मोर अमाउंट में वो फूड लेंगे, तो इस वजह से डॉग बॉयलर्स में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं गिरती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ़िश प्रोडक्शन। फ़िश प्रोडक्शन क्या होता है? ये फ़िश प्रोडक्शन भी ग्रेट सोर्स है प्रोटीन का हमारे डाइट में। इंटरनेशनल मार्केट में चाहे डोमेस्टिक मार्केट में फ़िश का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। अब ये हमको दो जगह से मिलते हैं, दो तरह के फ़िश होते हैं, एक फिन्ड और ट्रू फ़िश प्रोडक्शन। जैसे कि जो प्रोडक्शन होता है कार्टिलेजिनियस और बोनी फिशेज़ का, कांटे वाली जो फिशेज़ होती हैं और बोनी फिशेज़ होती हैं, जैसे पॉम्फ्रेट हो गया, ट्यूना हो गया, रोहू हो गया, इनका प्रोडक्शन हो गया। और अनफाइंड फिश प्रोडक्शन जो कांटेदार नहीं होती हैं, जैसे जो शेल फिश होती हैं, जैसे प्रॉन्स हो गए, झींगा जिसको बोलते हैं, और मलस्कस हो गया, ऐसे का प्रोडक्शन, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इनका डिमांड है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जहाँ जहाँ से हम फ़िश को गेट करते हैं, जहाँ जहाँ से हम लोग फ़िश को ऑब्टेन करते हैं, उसके हिसाब से इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कैप्चर फिशिंग और कल्चरल फिशिंग। कैप्चर फिशिंग वो होती है कि जो नेचुरली वाटर बॉडीज़ में कहीं पे भी, जैसे मान लो तालाब है, कुआं है, रिवर है, सीज़ है, जहाँ पे नेचुरली, वहाँ जहाँ पे आप इनको पाल नहीं रहे हो, ठीक है, इनका रियरिंग नहीं कर रहे हो, इनकी ब्रीडिंग नहीं कर रहे हो, ये नेचुरली वहाँ पे रह रहे हैं, तो इनको कैप्चर फिशिंग करते हैं। वहाँ से अगर हम फिश गेट करते हैं तो इनको कैप्चर फिशिंग करते हैं। और कल्चरल फिशिंग वो होता है कि जो कल्टीवेट किया जाता है, जो आपको मैक्सिमम एरिया पे, जहाँ पे ओशन में, रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड में इनको कल्टीवेट किया जाता है, पाला जाता है, वो कल्चरल फिशिंग कहलाती है। इसी को एक्वा कल्चर भी बोलते हैं। एक्वा कल्चर कैन बी डन इन ओशन, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स। व्हेन इट इज डन इन ओशन देन इट इज़ कॉल्ड मरी कल्चर। और अगर समुद्र में करते हैं तो इसी को तुम मरीन कल्चर बोलोगे, और अगर इसको रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में करते हैं तो इसको एक्वा कल्चर बोलोगे। मरीन फिशिंग जो होती है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये बड़े बड़े शिप से इधर से उधर, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में सेम डे पे ट्रांसपोर्टेशन होता है मरीन फिशिंग से। मरीन फिशिंग का जो प्रोडक्शन होता है उसमें पॉम्फ्रेट हो गया, टूना हो गया, सॉर्डिन्स हो गया, बॉम्बे डक हो गया, और कुछ कॉस्टली फिशेस जैसे नलेट्स हो गया, प्रॉन्स हो गया, सीवीड हो गया, ऑयस्टर हो गया, इनका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। ठीक है, तो हम सैटेलाइट का यूज़ करके कहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ़िश होती हैं, कहाँ पे इनका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, वहाँ से हम इनको गेट करते हैं, और इको साउंडर टेक्निक से यूज़ करके वहाँ से हम इनको गेट करते हैं, वहाँ से हम मछलियों को पकड़ते हैं और वहाँ से हम इनका प्रोडक्शन कर पाते हैं। और इसके अलावा इनलैंड फ़िशिंग भी होती है। इनलैंड फ़िशिंग वो चीज़ को बोलते हैं जिनका फ्रेश वाटर में जो प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे फ्रेश वाटर है, साफ़ पानी का स्रोत है, वहाँ पे जो फिशेस पाई जाती हैं एस्चुरीज़ वगैरह में, इनको इनलैंड फ़िशिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंपोजाइट फ़िश कल्चर की। कंपोजाइट फ़िश कल्चर वो टेक्निक होता है जिसमें कि हम 1 से लेकर 6 वैराइटीज़ तक की सिंगल फ़िशेस को एक ही पॉन्ड में हम उनको प्रोडक्शन करवाते हैं, और सभी जो फ़िशेस होती हैं वो अलग अलग फूड गेट करती हैं, वो आपस में एक दूसरे से कम्पीट नहीं करती हैं, कि फूड रिक्वायरमेंट के लिए आपस से कम्पीट नहीं करती हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी हमको ज़्यादा मिल जाता है और फिशेस भी ज़्यादा मिल जाती हैं, और जिससे कि हमारा जो बेनिफिट है, हमारा प्रॉफिट है, वो ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपोजाइट फ़िश कल्चर करते हैं कटला जो होती है वो पानी का जो अपर पार्ट होता है वहाँ से वो फीड करती है। इसके बाद बात होगी रोहू की। तो रोहू जो होती है वो मिडिल जो पार्ट होता है वाटर का, वहाँ से फीड करती है, और मृगल्स, कॉमन कॉब्स जो होते हैं वो बॉटम से फीड करते हैं। तो इस तरह से एडवांटेज, इस तरह की फ़िशिंग का ये एडवांटेज होता है कि बहुत ज़्यादा हमको यील्ड मिलता है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा पैदावार मिलती है, बहुत ज़्यादा फिशेस मिलती हैं, इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है और हमको प्रॉफिट ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, मैनी फिशेस, अब क्या करते हैं, बरसात के मौसम में मैनी फिशेस जो होती है वो एग्स को देती हैं, ठीक है, और वो ग्रो फास्ट करते हैं, तो उसमें होता है, तो रिप्रोडक्शन जो फिशेस का होता है
वो ओनली टाइम टू टाइम हो पाता है, तो इसलिए उस समय तक का हमको वेट करना पड़ता है। तो ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। बाकी जो होता है फिशेस का प्रोडक्शन, हम जो कंपोजिट फिश का प्रैक्टिसेस होता है उससे हम बढ़ा सकते हैं। तो आज तक के लिए आप यहीं पे रहने दीजिए, इसको रिवाइंड करके आप इसको डिटेल में आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग फ़िश कल्चर तक वेरियस जो फिशेस टेक्निक है, और जो हम लोग का जो कैटल था, कैटल के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्या क्या वो इनटेक कर रहे थे, वो सब सारा हम लोग ने आज पढ़ा है। और वो कैसे वो ब्रॉयलर्स लेयर्स जो एग का प्रोडक्शन था वो पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं वो आज हम लोग ने पढ़ी है। आप इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।